Starting from the biosynthesis of histidine, जो कि एक असेंशियल अमाइनो एसिड है फॉर मैमल्स। असेंशियल अमाइनो एसिड मींस कि इसकी जो बायोसिंथेसिस है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। हमारे पास वो इंजाइम्स या वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है जो कि राइबोस 5 फॉस्फेट विच इज द प्रिकर्सर और द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर हिस्टिडीन उसको अल्टीमेटली हिस्टिडीन में कन्वर्ट करें। जबकि प्लांट्स और बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर वो इंजाइम्स और वो मशीनरी अवेलेबल है जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करवा सकती है या इस पाथवे को जो है वो कैटालाइज करा सकती है। सो इसकी जो बायोसिंथेसिस है उसको हम रिस्पेक्ट टू प्लांट्स और बैक्टीरियल सिस्टम जो है वो स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिस्टिडीन की बायोसिंथेसिस के लिए जो बैक्टीरियल या प्लांट सिस्टम्स हैं उनके अंदर राइबोस 5 फॉस्फेट विच इज अ पेंटोज शुगर फॉस्फोपेंटोज इसका होना बहुत जरूरी है। ये 5 कार्बन पेंटोज आप लोग आगे न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में भी इस चीज को डिस्कस करेंगे कि इट इज एसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एडेनिन एंड गुआनिन। सो ये किस तरह से हिस्टिडीन में कन्वर्ट होती है पहले इस पाथवे को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल you have a 5 phosphoribosyl 1 pyrophosphate molecule and an ATP molecule। यानी ये आपके पास जो नॉर्मली यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है जो राइबोस 5 फॉस्फेट है, अल्टीमेटली ये राइबोस 5 फॉस्फेट एज इट इज जो है वो हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस की तरफ प्रोसीड नहीं करती, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस राइबोस 5 फॉस्फेट का जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर पायरोफॉस्फेट की अटैचमेंट होती है, which means that this ribose 5-phosphate will first be converted into the 5-phosphoribosyl 1 pyrophosphate और फिर this 5-phosphoribosyl 1 pyrophosphate will interact with a molecule of ATP और ये जो है वो इस पाथवे को प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट करती है। सो बाय लुकिंग एट द एंजाइम के फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एंजाइम है जो इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कराता है और किस तरह से अल्टीमेटली से हिस्टिडीन में कन्वर्ट करता है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो एंजाइम अवेलेबल है दिस इज एटीपी फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, विच मीन्स कि इसने एटीपी और फॉस्फोराइबोसाइल के दरमियान जो है वो ट्रांसफर रिएक्शन कराना है और एक ग्रुप को जो है वो ट्रांसफर कराना है टू दी एटीपी। सो फॉस्फोराइबोसाइल मॉलिक्यूल जो है ये ट्रांसफर होगा एटीपी के ऊपर। किस तरह से ट्रांसफर होगा, यू कैन सी हियर कि आपके पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इट इज 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट, जबकि जो एंजाइम यहाँ पे अवेलेबल है ये सिर्फ फॉस्फोराइबोसाइल को ट्रांसफर करेगा टू दी एटीपी, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ये जो प्रिकर्सर है, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें ये जो पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं ये पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यहाँ से ब्रेक होंगे और सिर्फ ये फॉस्फोराइबोसाइल मॉलिक्यूल जो है ये एटीपी को ट्रांसफर होगा। सो दिस इज अ ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि यहाँ से इस 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट में से 5 फॉस्फोराइबोसाइल को शिफ्ट करेगा टू दिस नाइट्रोजन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। सो एटीपी के अंदर यू कैन सी कि आपके जो 3 कंपोनेंट्स जो कि नॉर्मली किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज द राइबोस शुगर 5 कार्बन शुगर, 3 phosphate groups and 1 adenine base which is a nitrogen containing base। तो ये आपके पास एडेनिन नाइट्रोजन बेस है और ये नॉर्मली इंटरेक्ट करती है विद 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट और एंजाइम ट्रांसफरेज जो है वो यहाँ से इस फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप को इन द एब्सेंस ऑफ दिस पायरोफॉस्फेट जो है ये ट्रांसफर करेगा टू दिस नाइट्रोजन नंबर 1 ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। सो इस एंजाइम के बाद, इस एंजाइम की फंक्शनिंग के बाद पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और रिमेनिंग आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फॉस्फोराइबोसाइल मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन नंबर 1 ऑफ द राइबोस, ये जो 5 कार्बन शुगर है इसकी कार्बन नंबर 1 जो कि प्रीवियसली अटैच्ड थी विद द पायरोफॉस्फेट, नाउ दिस कार्बन नंबर 1 विल मेक अ बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन। यानी ये जो नाइट्रोजन नॉर्मली इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है, दिस नाइट्रोजन विल ब्रेक वन ऑफ इट्स बॉन्ड और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टू दिस पोजीशन। सो यहाँ पे ये जो अमाइनो ग्रुप है ये और इस कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड दिस नाइट्रोजन एटम जो कि अपना यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक बॉन्ड का पोटेंशियल इसने डेवलप किया है, दिस विल मेक अ बॉन्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द राइबोस। सो यू कैन ऑब्जर्व अ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हियर। सो इस ट्रांसफरेज रिएक्शन ने अल्टीमेटली एटीपी के ऊपर, ये आपके पास ब्लू कलर में जो है एटीपी का स्ट्रक्चर शो कराया गया है, सो एटीपी के ऊपर एक फॉस्फोराइबोसाइल मॉलिक्यूल को शिफ्ट किया है या ट्रांसफर किया है। सो अल्टीमेटली आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा 5 फॉस्फोराइबोसाइल एटीपी, यानी दिस इज द फॉस्फोराइबोसाइलेटेड एटीपी मॉलिक्यूल, यानी एटीपी के ऊपर एक फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप ट्रांसफर हो चुका है। सो सेकंड जो एंजाइम है यहाँ पे, दिस एंजाइम इज पायरोफॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम।
विच मीन्स कि अगेन आपके पास ये जो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनी है इसमें से पायरोफॉस्फेट जो है वो हाइड्रोलाइज होगा बिकॉज एंजाइम इज स्पेसिफिक टू हाइड्रोलाइज अ पायरोफॉस्फेट ग्रुप. So after the hydrolysis of this pyrophosphate group, आपके पास ये जो ATP molecule है, this ATP will be converted into the AMP because two phosphate groups will be released. So ultimately जो product आएगी, it will be 5-phosphoribosyl AMP molecule. यानी बाकी आपके पास पूरे का पूरा न्यूक्लियोटाइड still available है, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रीवियसली यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच थे विद फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड और अब इन 3 में से सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे बचा है. सो आफ्टर दैट आपके पास अब यहाँ पे जो एडिनिन बेस है नाइट्रोजनस बेस उसकी जो है वो साइकिल या उसकी जो रिंग है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी. सो थर्ड एंजाइम जो यहाँ पे अवेलेबल है दिस इज साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम विच मीन्स कि ये एंजाइम जो है ये यहाँ पे एडिनिन की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है या जो साइकिल है उसको ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है. So this cyclohydrolase enzyme will use a molecule of ATP और इस ATP molecule को कंज्यूम करते हुए ये यहाँ पे दिस नाइट्रोजन नंबर 1 एंड द कार्बन नंबर 4 जो है यहाँ पे इस रिंग की दिस कार्बन एटम इनके दरमियान जो प्रीवियस ये बॉन्ड था इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा बाय यूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल. सो फाइनल जो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है दिस इज द 5-phosphoribosyl फॉर्म अमीनो 5 अमीनो इमिडाजोल फॉर कार्बोक्सीमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड. यानी इसमें मल्टीपल पोजीशन कार्बन नंबर 5 आफ्टर राइबोस कार्बन नंबर 5 ऑफ दिस एडेनिन बेस एंड कार्बन नंबर 4 उसके ऊपर जो मल्टीपल ग्रुप्स अटैच हैं उन ग्रुप्स को डिजिग्नेट किया गया लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कार्बोक्सी अमाइड ग्रुप जो है वो इस कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आपके पास जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान एक अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट्स व्हाई इसे कार्बोक्सामाइड कहते हैं. सो ये जो फाइनल आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है द नेक्स्ट एंजाइम विल बी आइसोमेरेज एंजाइम जो कि इस स्ट्रक्चर को इसके जो है वो आइसोमर में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है. ओवरऑल अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इनके अंदर आपको जो है वो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज वो बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे. सो दीज आर दी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर और यहाँ पे इसकी जो रिंग है उसको ओपन फॉर्म में दिखाया गया है. So these are the same structures having the same molecular formula लेकिन यहाँ पे जो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपके पास फॉस्फोराइबोसाइल का ये आइसोमेरिक फॉर्म इसकी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है. इसकी ओपन चेन फॉर्म और यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म को जो है वो डिजिग्नेट किया गया. सो फाइनली आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब यहाँ पे ये जो एटीपी मॉलिक्यूल प्रीवियसली अटैच हुआ था यहाँ से एडेनिन से कुछ ग्रुप्स जो है वो इस स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे एंड द रिमेनिंग मॉलिक्यूल विल बी लीव और ये अल्टीमेटली प्यूरिन बायोसिंथेसिस की तरफ जाएंगे. सो नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ step है this step is catalyzed by an enzyme aminotransferase and this aminotransferase is specific for the glutamine. Glutamine aminotransferase enzyme will transfer an amino group from glutamine to this product जो कि यहाँ पे शो की गई है this one. तो इस प्रोडक्ट को अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा आपके पास नॉर्मली ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये जो आपके पास नॉर्मली ये वाला जो बॉन्ड है बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक और अल्टीमेटली दिस वन ये जो नाइट्रोजन और कार्बन एटम जो कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से बिलोंग करते थे दिस नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. सो अल्टीमेटली आपके पास जो रिमेनिंग एटीपी के ग्रुप्स थे वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और जो पीछे आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बचेगा उस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एटीपी से एक कार्बन और जो नाइट्रोजन एटम है वो इस रिंग का पार्ट बनेगा. सो फाइनली ये जो नाइट्रोजन एटम यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस बॉन्ड को रीजनरेट करने के लिए वो अमाइनो ग्रुप यूज होगा जो कि ग्लूटामिन ने यहाँ पे डोनेट किया है. तो यू कैन सी के कलर से ही आपको पता चल रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पे ग्लूटामिन और इस नाइट्रोजन को सेम कलर से रिप्रेजेंट करके ये चीज हाईलाइट की गई है कि इस नाइट्रोजन एटम के जाने के बाद यहाँ पे इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट बॉन्ड है दिस विल बी बिटवीन द अमाइनो ग्रुप व्हिच इज ट्रांसफर्ड बाय द ग्लूटामिन अमाइनो एसिड. तो आपके पास यहाँ पे जो अब स्ट्रक्चर बनेगा दिस स्ट्रक्चर इज इमिडाजोल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जिसमें ये जो आपके पास जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है दिस इज एन इमिडाजोल मॉलिक्यूल और जो नीचे आप लोगों के पास 3 कार्बन कंपाउंड है दिस इज ग्लिसरॉल इसमें थर्ड पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है. तो ये आपके पास जो है ये वाला रिंग ये अल्टीमेटली हिस्टीडीन की जो साइड चेन है उसको प्रोड्यूस करेगा बिकॉज वी ऑल नो दिस साइड चेन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है.
तो ये इमिडाजोल रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए एक तरफ आपके पास जो है वो 5 फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट यूज हुआ है और दूसरी तरफ एटीपी की जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है उसके सम ग्रुप्स जो है वो इस रिंग के अंदर इनकार्पोरेट हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर है विच इज 5 अमाइनो इमिडाजोल 5 कार्बोक्सीमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड ये प्यूरिन बायोसिंथेसिस की तरफ चला जाएगा जिसमें यू कैन सी कि ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अपने अमाइनो ग्रुप को जो है वो रीजनरेट कर लेगा विच इज प्रेजेंट एट दी 5 पोजीशन 5 अमाइनो एंड 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड व्हिच मींस कि 5th पोजीशन के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप है 4th पोजीशन के ऊपर देयर इज अ कार्बोक्सीमाइड ग्रुप। सो ये आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है ये फर्दर प्यूरिन बायोसिंथेसिस की तरफ मूव करेगा एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इमिडाजोल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इसमें अब नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास ये जो ग्रुप है द कार्बन नंबर 2 ऑफ द ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल नॉर्मली एक ट्राई हाइड्रोनिक अल्कोहल है जो कि आपने इससे पहले लिपिड्स में पढ़ी होगी बिकॉज लिपिड्स आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सो सेंट्रल कार्बन जो ग्लिसरॉल की है इसे नॉर्मली प्रोकायरल कार्बन भी कहा जाता है because it can be converted into the chiral carbon by the attachment of the phosphate group at the carbon number 3। खैर यहाँ से आपके पास जो है एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद इस ग्रुप में से अल्टीमेटली ये जो ग्लिसरॉल है प्रीवियसली जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर था ये एसीटोल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइक यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ग्रुप है जब ये हाइड्रो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगी एंड द रिमेनिंग second carbon atom of the glycerol will donate the 2 hydrogen atoms। so ultimately एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद आपके पास ये वाला जो ग्रुप था जो कि प्रीवियसली जहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप था यानी हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बन था ये नॉर्मली अब ये पूरे का पूरा फर्स्ट एंड द सेकंड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल के एसीटेट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। इट मींस कि अब आप इसे ग्लिसरॉल नहीं कहोगे बल्कि नाउ इट इज एन एसीटोल। So this acetol 3-phosphate molecule is attached with the imidazole. So now we will say it is an imidazole acetol 3-phosphate। Next आपके पास जो है इस इमिडाजोल एसीटोल 3 फॉस्फेट पे अगेन एक अमाइनो ट्रांसफरेज एक्ट करेगा। एट दिस टाइम दिस अमाइनो ट्रांसफरेज इज स्पेसिफिक फॉर द ग्लूटामेट। इट मींस कि ये ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप को डोनेट करेगा एट द कार्बन नंबर 2 दिस कार्बन। अब यहाँ से आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कार्बन एटम का इस कीटो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होना जरूरी क्यों था बिकॉज जब तक ये कीटो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो अमाइनो ट्रांसफरेज जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप उसे डोनेट नहीं करेगा। सो अमाइनो ट्रांसफरेज अब यहाँ से कीटो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा और अमाइनो ग्रुप को डोनेट करने के बाद यहाँ पे यू विल सी कि एक अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन एटम के ऊपर आके अटैच हो गया। सो नाउ दिस इज एल हिस्टिडिनोल फॉस्फेट। नाउ अगर आपने इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो ये वाला जो आपके पास कार्बन एटम है दिस कार्बन एटम इस कार्बन एटम के ऊपर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चाहिए बिकॉज वी ऑल नो कि जो अमाइनो एसिड है उनका जो अल्फा कार्बन एटम है दिस कार्बन एटम इज अटैच विद एन अमाइनो ग्रुप और दूसरी तरफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच होता है और एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और एट द एंड फोर्थ पोजीशन पे देयर इज अ साइड चेन। तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो आपके पास रिमेनिंग 3 रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो रही हैं। लाइक साइड चेन भी इमिडाजोल बन चुकी है अल्फा कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम के साथ भी अटैच है और एक तरफ अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। ओनली थिंग इज कि आपके पास यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको आपने अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ फॉस्फेटेज एंजाइम विल रिमूव अ फॉस्फेट ग्रुप और अल्टीमेटली फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिलीज करने के बाद ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज एल हिस्टिडिनोल। सो इस अल्कोहल को अब हमें रिड्यूस करना है यानी इस अल्कोहल को यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइज करना है विच मीन्स कि यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको रिलीज कराना है उन्हें ट्रांसफर करना है टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। So NAD plus dependent dehydrogenases will remove the hydrogen atoms from here और अल्टीमेटली जो आपके पास यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उसको एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट कर देंगे। So these histidinol dehydrogenases will remove the hydrogen atoms और हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करने के बाद यहाँ से आपके पास ये जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ये अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट एन अमाइनो एसिड जिसमें अल्फा पोजीशन के ऊपर देयर इज एन अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हाइड्रोजन एंड एन इमिडाजोल साइड। So this is the biosynthetic pathway for histidine जो कि नॉर्मली प्लांट्स और बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें जो फर्स्ट
कंपोनेंट आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है विच इज पीआरपी, इस कंपोनेंट को आपने इससे पहले एक और अमाइनो एसिड जो है उसकी बायोसिंथेसिस में भी ऑब्जर्व किया था। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये वो कंपोनेंट है जिसको आपने लास्ट लेक्चर में टायरोसिन और बाकी जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं इसमें ट्रिप्टोफैन जो है इसकी बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर भी आपने इसकी कंट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट जो है वो अपना फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर करती है। इट मींस कि ये जो पायरोफॉस्फेट की यहाँ पे अटैचमेंट है ये सिर्फ इस 5 फॉस्फोराइबोसाइल को एक्टिवेट करती है और ये पायरोफॉस्फेट जो है ये रिएक्शन से पहले रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अटैचमेंट जो है वो सिर्फ फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप की हो रही है, पायरोफॉस्फेट जो है वो बिफोर रिएक्शन यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है। तो जस्ट लाइक द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जहाँ पे आपने मल्टीपल एंजाइम्स ऑब्जर्व किए हैं, लाइक फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की अगर बात करें कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करा के इसकी कार्बोक्सिलेशन करके कंपाउंड को एक्टिवेट करते हो एंड ड्यूरिंग द कंडेंसेशन रिएक्शन द सेम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड का पर्पस सिर्फ जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम को एक्टिवेट करना है और उसके कंडेंसेशन रिएक्शन को फिजिबल बनाना है। द सेम इज द पर्पस ऑफ दिस पायरोफॉस्फेट ग्रुप which is attached to the carbon number 1। so इस चीज को, इस पॉइंट को आप लोगों ने बुक से पढ़ के अच्छी तरह से क्लियर करना है कि ये पायरोफॉस्फेट यहाँ पे जो अटैच हो रही है इसकी अटैचमेंट और इसकी जो है वो बाद में डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस तरह से इस फॉस्फोराइबोसाइल को एक्टिवेट करती है और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड विद एनी अदर कंपाउंड ये यहाँ से रिलीज भी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके बाद ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इट इज अबाउट न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। और अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को एंड किया था तो वहां से हम एक पाथवे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं विच इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और मल्टीपल जो है वो रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपने इस पाथवे की जो है वो कंट्रीब्यूशन को भी ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के दौरान आपने ये चीज स्टडी की थी कि NADPH जो रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द एनाबॉलिक रिएक्शंस, इस NADPH की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर मेंटेन रखने के लिए वी हैव टू डिफरेंट सोर्सेज, आइदर द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और द मैलिक एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस जो कि मैलेट को फाइनली पायरोवेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि सेल के अंदर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यानी NADPH की कंसंट्रेशन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करके रखते हैं। तो अब आज के लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को पढ़ेंगे। इस पाथवे की कंट्रीब्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन से जो है वो कंपाउंड्स इसकी प्रोडक्ट के तौर पे हमें जो है वो मिलते हैं एट द एंड, और किस तरह से जो है वो सेल के अंदर ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करता है। तो बच्चों अब आवाज ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? No, ma'am. Okay. So starting Yes, from yes, brother. okay, starting from the pentose phosphate pathway, first of all आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, ये हम लोगों ने इससे पहले भी एक दो दफा इस स्लाइड को डिस्कस किया है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज की सिर्फ एक ही फेट नहीं है, यानी हमेशा ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ने जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो है वो ग्लूकोज जितनी भी प्रेजेंट होगी वो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस या ग्लाइकोजन की तरफ चली जाएगी, बल्कि वी ऑल नो कि हम जनरली एक जनरल पर्सपेक्टिव में ये बात करते हैं कि अगर कोई कैंसरस सेल है तो कैंसरस सेल को भी अपना जो है वो मल्टीपल डिविजन्स के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, या किसी सेल के अंदर जो है अगर किसी इंजरी की वजह से वहां पे कोई डैमेज हुआ है तो न्यू सेल की प्रोडक्शन के लिए आपको जो है वो ग्लूकोज की ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड है। या फिर आपने जो है वो सेल साइकिल के दौरान ये चीज डिस्कस की होगी कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ एम फेज जो सेल्स हैं वो नॉर्मली अपनी जो है वो जितनी भी उनकी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। सो वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो हम आज के लेक्चर में इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सो ग्लूकोज जो है वो एक तरफ तो हमें पता है कि उसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के थ्रू वो अल्टीमेटली पायरोवेट में कन्वर्ट होती है और पायरोवेट के बाद ये फर्दर ऑक्सीडाइज होती है वाया TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इट विल प्रोड्यूस द ATP मॉलिक्यूल। सो ATP production or to maintain the concentration of ATP inside the cell, it is one of the major fate of the glucose। लेकिन इसके अलावा
ग्लूकोज की मल्टीपल अदर फेट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल पोर्शन ऑफ द सेल्स, फॉर एग्जांपल सेल वॉल के मल्टीपल जो है वो स्ट्रक्चर्स आपने ऑब्जर्व किए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे। वहां पे सेल टू सेल एडहीजन और सेल टू सेल कम्युनिकेशन के अंदर इन कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेट ऑफ द ग्लूकोज और द कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडेशन वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये वो फेट है जिसको इससे पहले हमने डिस्कस नहीं किया, और इसकी कंट्रीब्यूशन किस किस पाथवे के अंदर है, इस चीज को हम आज के लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के एंड में हमारे पास क्या क्या चीज प्रोड्यूस होगी। जब भी ग्लूकोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बनती है पेंटोज फॉस्फेट, फॉर एग्जांपल 5 कार्बन शुगर्स कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज 5 फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, यानी पेंटोजेस जो आपके पास विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी एंड मल्टीपल अदर कंपाउंड्स। तो जितने भी पेंटोज फॉस्फेट्स हैं उनको प्रोड्यूस कराने के लिए ग्लूकोज जो है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में से जो है वो चलेगा, और अल्टीमेटली सेल्स के अंदर इन 5 कार्बन पेंटोजेस की कंसंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, विच आर द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। इट मीन्स कि अगर किसी सेल ने रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना है या सेल ने दोबारा से जो है वो डिवाइड होना है, उसके लिए उसे अपना डीएनए भी दोबारा से जो है वो रेप्लिकेट करना है, उसे वहां जो है वो एटीपी की भी जरूरत है, और ये सारे के सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर 5 कार्बन शुगर जो है वो सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। तो इन पाथवेज को रेप्लिकेशन से पहले ग्लूकोज की ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों चाहिए होती है, बिकॉज ग्लूकोज विल प्रोड्यूस द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन विच आर द पेंटोज। एक प्रोडक्ट आपके पास राइबोज फॉस्फेट हो गई, और दूसरी प्रोडक्ट आपके पास जो है इस पाथवे की, इट इज एनएडीपीएच। दीज आर दी टू प्रोडक्ट्स। इन दो प्रोडक्ट्स को आप नोट कर लें, और उसके बाद हम जो है वो फर्दर मूव करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस पाथवे की। लाइक पेंटोसिस की तो हमें समझ में आ गई कि पेंटोज फॉस्फेट्स जो है वो सेल्स के लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए, आरएनए एंड एटीपी। किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर आप बात करते हैं तो आप यही चीज कहते हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 5 कार्बन पेंटोज, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो पेंटोजेस का सोर्स हमें पता चल गया। इट मींस कि दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे विद रिस्पेक्ट टू द पेंटोज। दूसरी तरफ एनएडीपीएच की जरूरत क्यों है? एनएडीपीएच को अगर हम जस्टिफाई करें तो हम ये चीज कह सकते हैं कि एनएडीपीएच की जो सेल को जरूरत है वो दो पर्पसेस के लिए हो सकती है। लाइक फर्स्ट वन इज कि आपके जितने भी एनाबोलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं, इन सारे के सारे एनाबोलिक और बायोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल है, दिस इज एनएडीपीएच मॉलिक्यूल। इट मींस कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एनाबोलिक रिएक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं तो इन एनाबोलिक रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए आपके पास एनएडीपीएच की सिग्निफिकेंट अमाउंट का होना जरूरी है। लाइक अगर आप फैटी एसिड बायोसिंथेसिस या फिर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, जिनका रिसेंटली आप लोगों ने क्विज भी दिया है, उन पाथवेज को अपने माइंड में रखें तो वहां पे यू कैन इजीली जज कि अगर एनएडीपीएच नहीं होगा तो मल्टीपल डीहाइड्रोजिनेजेस अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और अगर ये डीहाइड्रोजिनेजेस फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे जो एनाबोलिक या बायोसिंथेटिक रिएक्शंस है दे विल बी ब्लॉक। तो एक तरफ तो आपके पास एनएडीपीएच की जस्टिफिकेशन ये होगी कि एनाबोलिक रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए आपको एनएडीपीएच रिक्वायर्ड है। दूसरी तरफ एनएडीपीएच सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है। अब ये ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, और किस तरह से एनएडीपीएच जो है वो सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा के रखता है। इससे पहले आप लोगों से मैंने एक दफा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जिक्र किया था जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैंने ये कहा था। एक स्लाइड की तरफ मैं बाद में आती हूँ, पहले हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से एनएडीपीएच जो है वो सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज बेसिकली होता क्या है, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या होती है। सो दिस इज द स्लाइड जो कि इस पॉइंट को जस्टिफाई करेगी कि एनएडीपीएच मॉलिक्यूल जो है ये सेल्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। नॉर्मली ऑक्सीजन की जो इनर्ट फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, दिस इज द डाई एटॉमिक फॉर्म, दिस फॉर्म जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर, दिस इज एन इनर्ट फॉर्म। इट मींस कि ये वो फॉर्म है जो कि स्टेबल फॉर्म है, जो कि इतनी
जल्दी जो है वो किसी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती, बिकॉज ये जो है वो ओवरऑल इनर्ट फॉर्म है। लेकिन इन मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शंस, लाइक आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये चीज ऑब्जर्व की थी कि एट अ टाइम आपके जो है टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, टू ऑक्सीजन एटम्स को कंज्यूम करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन कैरियर वो उस क्वांटिटी से कम हो, लाइक आपको नॉर्मली इधर दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड है। अगर किसी वजह से वो 4 प्रोटॉन्स यहाँ तक नहीं पहुंचते, लाइक 2 प्रोटॉन्स आते हैं, इट मीन्स कि एक ऑक्सीजन का एटम तो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, और जो पीछे बचने वाला ऑक्सीजन का एटम है वो इन दी फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। लाइक ये तब होगा जब आपके जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हैं वो जिस तरह से नॉर्मली हो रहे होते हैं, लाइक जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन रिक्वायर्ड है, अगर उससे जो है वो उसका काउंट मिल जाए, उस केस में मैं ये पाथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ऑक्सीजन की मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है, लाइक अपनी इनर्ट फॉर्म से सुपर ऑक्साइड रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, एंड हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल्स को भी प्रोड्यूस करती है। ये वो रेडिकल्स हैं जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। लाइक आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि अल्टीमेटली, लाइक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की अगर आप बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ये अलग बात है कि बाद में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये कैटालेज या पेरोक्सीडेज के थ्रू जो है ये दोबारा से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन द थिंग इज कि ये प्रोड्यूस होता है। जितने ऑक्सीजन की ये जितनी भी फॉर्म्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, सुपर ऑक्साइड, पायरोक्साइड या फिर आपके पास हाइड्रोक्साइल फॉर्म्स जो हैं, ये 3 फॉर्म्स, इनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं, बिकॉज ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इनर्ट नहीं है। इनका जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो नॉर्मल ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, और अगर इनका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ज्यादा है और ये फ्री फॉर्म के अंदर अगर सेल के अंदर सर्कुलेट करती रहे, तो यू कैन ऑब्जर्व कि आपके पास नॉर्मल जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें मल्टीपल इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट है, लाइक अगर आप लिपिड्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या प्रोटीन्स की बात करें, तो इन सब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज हैं, ये उनके साथ इंटरेक्ट करके तो अल्टीमेटली उनके जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल रखती है। इस तरह के डैमेज को हम कहते हैं दिस इज ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो कि इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से होता है। तो ये एक नॉर्मल पाथवे है जिसमें इस चीज को बताया गया है कि अगर ये इनर्ट ऑक्सीजन जो है वो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान सुपर ऑक्साइड, पायरोक्साइड या हाइड्रोक्साइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है और ये सेल के अंदर फ्री फॉर्म में सर्कुलेट करेगी, तो ये सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज को इंट्रोड्यूस करा सकती है, यानी द स्टेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स दे कैन बी डैमेज्ड बाय दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सो नॉर्मली जो सेल्स हैं उन्होंने इस ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए एक पाथवे जो है वो अपना एक अलग से सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश करके रखा हुआ है, एंड दिस सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे समहाउ। इनडायरेक्टली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से ये डैमेज से जो है वो सेल्स को बचा के रखती है। अब होता क्या है, इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को दोबारा से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी इनको इनकी स्टेबल फॉर्म यानी वाटर के अंदर या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है इफ वी हैव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स एंड एन एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूटाथायोन को यूज करता है, और यहाँ पे नॉर्मली ग्लूटाथायोन एक ट्राइपेप्टाइड है जिसमें हमारे पास 3 जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आप इस चीज को भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमेशा प्रोटीन जो है वो ही फंक्शनल नहीं होती, समटाइम्स पेप्टाइड्स में भी फंक्शनल कैपेसिटी होती है। तो ग्लूटाथायोन आप कह सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन जिसमें वी हैव ओनली 3 अमाइनो एसिड्स, और इन 3 अमाइनो एसिड्स के साथ भी ये फुली फंक्शनल है, यानी अपना जो कैटालिटिक रोल है उसे बहुत अच्छे से ये परफॉर्म करती है। तो इसमें जो 3 अमाइनो एसिड है इसमें एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, सेकेंड अमाइनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड।
ग्लूटामिक एसिड एंड थर्ड अमाइनो एसिड इज सिस्टीन। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ग्लूटाथायोन का वो सिस्टीन की वजह से है, और सिस्टीन के अंदर जो थायोल ग्रुप है वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर यूज होता है। अब यहाँ पे आपने मल्टीपल रिएक्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल लिपोएट के अंदर आपने थायोल ग्रुप को डिस्कस किया है, इसी तरह से एसिटाइल कोलिन के अंदर आपने थायोल ग्रुप की कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है। तो अगेन यहाँ पे ये जो ग्लूटाथायोन है, टू ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल्स विच डोनेट देयर हाइड्रोजन एटम, एक ग्लूटाथायोन एक हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, सेकंड ग्लूटाथायोन ट्रांसफर द सेकंड हाइड्रोजन एटम, और अल्टीमेटली ये जो आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है इनको वाटर के अंदर ये रिड्यूस कर देते हैं। यानी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को डोनेट करने वाली स्पीशी यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन होगी, और एंजाइम होगा ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज जो कि ग्लूटाथायोन से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करेगा टू ऑक्सीजन फ्री रेडिकल या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अल्टीमेटली ये टू ग्लूटाथायोन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे। अब आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी कि ये थायोल ग्रुप जब अपने हाइड्रोजन एटम्स को डोनेट कर देते हैं तो आपस में जो वो बॉन्ड बना लेते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि दिस इज अ डाइसल्फाइड ब्रिज और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि टू ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करके रखेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो ग्लूटाथायोन है इसने ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट कर दिया। किस तरह से प्रिवेंट किया? अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डोनेट करके अल्टीमेटली इनको न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया, और इटसेल्फ ये ऑक्सीडाइज हो गए हैं इनटू द ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटाथायोन। अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी प्रोड्यूस होके दोबारा से ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रोड्यूस ना करे, तो यू हैव टू रीजनरेट दिस रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन। यानी यहाँ पे जो ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज हुई है आपने किसी ना किसी सोर्स से उसे दोबारा रिड्यूस करना है, और इस ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करने के लिए जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं दीज आर NADPH मॉलिक्यूल। So enzyme glutathione reductase will use the reducing equivalents of NADPH, और इन NADPH से reducing equivalents glutathione को ट्रांसफर करके इसकी रिड्यूस जो फॉर्म है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रखता है, ताकि अगर किसी भी सोर्स से आपके पास जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं तो आपके पास वो मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जो कि इन्हें न्यूट्रलाइज करने का पोटेंशियल रखता है। और इट सेल्फ अगर NADPH की अमाउंट सेल के अंदर ड्रॉप हो गई, इट मीन्स इन ग्लूटाथायोन की कंसंट्रेशन भी ड्रॉप हो गई। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे NADPH को प्रोड्यूस करता है, NADPH की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज करता है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस NADPH? टू पर्पस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। The first one is to drive the anabolic reactions, जहाँ पे ये coenzymes के तौर पे यूज होता है, and the second one is to prevent the oxidative damage inside the cell from the reactive oxygen species। जी बच्चों, इस पाथवे में कोई so next हम इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को डिस्कस करते हैं। लाइक अभी तक मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ इस पाथवे की जो प्रोडक्ट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस कराया, राइबोज 5 फॉस्फेट लाइक पेंटोज फॉस्फेट्स, और दूसरी तरफ NADPH, और इनकी आगे से क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इस चीज को मैंने हाईलाइट किया। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि ये पेंटोज फॉस्फेट है क्या है और इसकी फर्दर कितनी स्टेजेस हैं और किस तरह से ग्लूकोज जो है वो अल्टीमेटली इन टू कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करेगा। सो आपके पास जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, दिस इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पाथवे, लेकिन मैं इस स्लाइड की तरफ सबसे एंड पे आऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम टू डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेटिव फेज, और दूसरी जो आपके पास फेज है दिस इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। दोनों फेजेस के अंदर कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन सी एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस चीज को आप लोगों ने क्लियर करते जाना है साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑक्सीडेटिव फेज से स्टार्ट करने लगी हूँ। ऑक्सीडेटिव फेज में नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अब मैं बात कर रही हूँ, वी ऑल नो के सेल्स के अंदर जब भी ग्लूकोज एंटर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल मूव टुवर्ड द ग्लाइकोजन प्रोडक्शन टू ग्लाइकोलिसिस टू पेंटोज फॉस्फेट या किसी भी दूसरे सोर्स में। और ये फॉस्फोराइलेशन इसलिए जरूरी है ताकि ग्लूकोज जो है वो सेल से बाहर मूव ना कर सके, ठीक है। तो जो आपके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो जैसे जैसे सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी देयर आर दी चांसेस कि ये ट्रांसपोर्टर सेल से बाहर प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज को शिफ्ट करना शुरू कर दें।
सो इस ट्रांसपोर्ट को रिवर्स डायरेक्शन में होने से बचाने के लिए ग्लूकोज को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोराइलेट कर लिया जाता है जैसे ही वो सेल्स के अंदर आती है. So that's why glucose 6 phosphate is the starting material for the pentose phosphate pathway. So first of all यहाँ पे आपके पास this is the cyclic structure of glucose. आप लोगों ने ये बायोकेमिस्ट्री 1 में भी पढ़ा होगा कि नॉर्मली जो शुगर्स हैं उनकी लीनियर फॉर्म्स के साथ साथ समटाइम्स आपके पास जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है और द कार्बन नंबर 5 ऑफ द हेक्सोसिस नॉर्मली इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देता है. So this is the rough representation of a cyclic structure of glucose 6 phosphate जिसमें कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान 5 के दरमियान जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हाईलाइट किया गया है दिस ऑक्सीजन जो कि लिंक कर रही है कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1 को. So this is the cyclic structure of glucose 6 phosphate. इस स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन है. So first of all, there is an enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme, and like all other dehydrogenases, ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा. लेकिन यहाँ पे यू कैन सी कि दिस dehydrogenase is using an NADP plus as an electron hydrogen ion acceptor, हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर है. सो यहाँ पे आपके पास जो ट्रांसफर है जो ऑक्सीडेशन है वो फर्स्ट कार्बन की होगी. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो पहला कार्बन एटम है जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसकी ऑक्सीडेशन के बाद जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होंगे टू NADP प्लस मॉलिक्यूल को और अल्टीमेटली NADPH प्रोड्यूस होगा. सो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की जो ऑक्सीडेटिव फेज है, ये मैं ऑक्सीडेटिव फेज की बात कर रही हूँ जिसमें आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो ऑक्सीडेटिव फेज में जो पहला एंजाइम है इट इज लिंक्ड विद द NADP प्लस मॉलिक्यूल और ये NADPH को प्रोड्यूस कर रहा है. और जो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे आएगी दिस विल बी 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जिसमें आपकी जो कार्बन नंबर 1 है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है जो कि नॉर्मली यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में थी. बाकी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही है. सो नेक्स्ट एंजाइम इज लैक्टोनेज एंजाइम जो कि यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा जो कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 को लिंक कर रहा है. So this lactonase enzyme by using a water molecule यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करके 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन को अल्टीमेटली 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा बिकॉज आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था ये अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इनकार्पोरेशन ऑफ अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है. सो ये जो आपके पास ग्रुप है ये अब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल ग्रुप स्टार्टिंग में प्रेजेंट था वो इस स्टेज के ऊपर कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. दैट्स व्हाई यहाँ पे 8 की जो सुफिक्स है वो ऐड की गई है व्हिच इज द 6 फॉस्फोग्लूकोनेट यानी ग्लूकोज की जो फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब आप ऐड करा दो तो आप इसको शुगर यूनेट कहते हो यानी ऐसी शुगर जिसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच हो गया. So this is the oxidized form of the glucose. अब जो next आपके पास again a dehydrogenase will come and again this dehydrogenase will use the NADP plus as an hydride ion acceptor और यहाँ दोबारा से जो है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा लेकिन दिस टाइम दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज कपल्ड विद द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. So the first carbon atom जो कि यहाँ पे हाईलाइट की गई है this carbon atom will be lost in the form of the carbon dioxide और remaining आपके पास जो पहले 6 carbon atoms थे अब 5 carbon atoms का जो आपके पास यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है ये बचेगा और इसमें से ये जो second carbon atom है this carbon atom will undergo the oxidation because of this enzyme. So आपके पास जो यहाँ पे ये हाइड्रोजनेज एंजाइम है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के बाद सेकंड कार्बन एटम की ऑक्सीडेशन कराएगा. इट मींस कि उसे एक कीटोन शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा. तो आपके पास अब जो यहाँ पे शुगर प्रोड्यूस हो रही है दिस इज द 5 कार्बन शुगर एंड दिस कंटेन्स अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप जिसको आप कहेंगे कि दिस इज द राइबोलोज 5 फॉस्फेट and this ribulose 5 phosphate can be converted into its aldehyde partner which is the ribose 5 phosphate यानी दोनों आइसोमर्स हैं और इनके अंदर सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज है. इसके अलावा किसी किस्म का कोई जो है वो आप चेंज ऑब्जर्व नहीं करें. तो अगर आपके पास ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए so this 5 कार्बन शुगर विल बी राइबोस 5 phosphate और अगर ये अपनी कीटोन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी तो आप इसे कहोगे कि दिस इज राइबोलोज 5 phosphate. सो दिस राइबोस एंड राइबोलोज नेम से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सी शुगर कीटो शुगर है और कौन सी शुगर जो है वो एल्डो शुगर है.
सो यहाँ से आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसमें 4 डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं, जिसमें 2 एंजाइम्स आर डिहाइड्रोजिनेसेस एंड दीज 2 एंजाइम्स प्रोड्यूस द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। यानी एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर होता है तो ये टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH को प्रोड्यूस करता है, और अल्टीमेटली आपके पास जो एक 6 कार्बन शुगर थी ये अल्टीमेटली 5 कार्बन शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो 5 कार्बन शुगर एल्डोपेंटोज भी हो सकती है और वो कीटोपेंटोज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो ये आपके पास जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज थी। ऑक्सीडेटिव फेज में कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हम लोग नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज से डिफरेंट किस तरह से है। नॉर्मली ऑक्सीडेटिव फेज में आप लोगों को पता चल गया कि हमेशा जो साइकिल है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होना है, और इसके एंड में आपके पास NADPH प्रोड्यूस होगा, पेंटोजेस प्रोड्यूस होंगे, और एक कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव करेगा इस साइकिल को। समटाइम्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं हो रही, या जिसके अंदर दोबारा से जो है वो RNA DNA वगैरह की प्रोडक्शन नहीं हो रही, यानी सिंपल वर्ड्स में मैं ये चीज कह रही हूँ कि वहां पे पेंटोसिस की जरूरत नहीं है। लाइक आप एडिपोज टिश्यूज की बात कर लें, या कोई ऐसा सेल जहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस हो रही है, उन उन सेल्स को ये पेंटोसिस रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ NADPH रिक्वायर्ड है, जो कि वहां पे स्टीरॉयड हार्मोन या कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में सिग्निफिकेंटली यूज हो रहा है। तो अगर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वहां पे इन पेंटोजिस को प्रोड्यूस करेगा जो कि बिल्कुल यूजलेस हैं, जो कि वहां पे किसी तरह से भी यूज हो ही नहीं रही, इट मीन्स कि ये एक तरह से अपनी जो ग्लूकोज है उसे वेस्ट करता जा रहा है। सो दीज सेल्स हैव एन ऑल्टरनेटिव वे जिसके थ्रू ये इन पेंटोजिस को दोबारा से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा से जो है वो पेंटोज फॉस्फेट के थ्रू NADPH को प्रोड्यूस करता है, दोबारा से पेंटोज फॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है, और अगेन ये पेंटोसिस जो है वो दोबारा से जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। यानी जो ग्लूकोज आपके पास स्टार्टिंग में पेंटोसिस के अंदर कन्वर्ट हुआ है वो ग्लूकोज वेस्ट नहीं होता, बल्कि वो दोबारा से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को रीफ्यूल कर सकते हैं। सो ये आप लोगों के पास जो साइकिल है इसको आप कहेंगे कि दिस इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। लाइक इस डायग्राम से आप इस चीज का शायद बेहतर आइडिया ले सकते हो कि ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपके पास जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने राइबोज 5 फॉस्फेट को प्रोड्यूस किया, पेंटोसिस को प्रोड्यूस किया। नॉर्मल सेल्स के अंदर अगर इन पेंटोसिस की जरूरत है तो ये पेंटोसिस आगे से जो है वो यूज होंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स में अब यहाँ आपके पास NADH, NADPH, ATP, UTP, GTP ये मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, बिकॉज इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर पेंटोसिस प्रेजेंट होती है। तो अगर इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, उनकी सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो ये पेंटोसिस सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, और अगर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो आपके पास जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसकी जो सेकंड फेज है वो चलना शुरू हो जाएगी, विच इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। और ये फेज अल्टीमेटली इन पेंटोसिस को वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है ताकि ये पेंटोसिस वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अब हम इस पाथवे को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पेंटोसिस जो है ये वापस कन्वर्ट हो सकती है इनटू द ग्लूकोज। आप लोगों को अगर केल्विन साइकिल याद होगा तो केल्विन साइकिल की जो थर्ड स्टेज थी जिसके अंदर आपने ये चीज डिस्कस की थी कि आपके पास एक 3 कार्बन कंपाउंड था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और स्टेज 3 के अंदर ये 3 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली एक 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, विच इज द राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट। और वहां पे आपने एल्डोलेज और कीटोलेज एंजाइम्स को डिस्कस किया था, और वहां पे एल्डो और कीटो शुगर जो है वो स्टेप वाइज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। सो ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की, ये केल्विन साइकिल की स्टेज 3 की तरह की है। लाइक वहां पे अगर आप उस रिएक्शन को कंपेयर करो विद दिस स्टेज, तो मल्टीपल एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि वहां पे यूज हो रहे थे, वही एंजाइम यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। ऑल्दो देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी ताकि आप लोग दोनों स्टेजेस को जब पढ़े तो कंफ्यूज ना हो। सो ये चीज वैसे माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे भी हम ट्रांसकीटोलेजिस, ट्रांसएल्डोलेजिस एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, और इन एंजाइम्स को इससे पहले हमने केल्विन साइकिल की स्टेज 3 में जो है वो ऑब्जर्व किया था। तो आपसे अगर कभी ट्रांसकीटोलेजिस या ट्रांसएल्डोलेजिस के बारे में पूछा जाए तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड द केल्विन साइकिल, दीज आर द टू पाथवेज जिनके अंदर ये एंजाइम जो है
ये यूज होते हैं। इनका एंड इफेक्ट क्या है कि ये एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, जब फॉर एग्जांपल अगर उसका नंबर कम है, लाइक 5 कार्बन कंपाउंड को 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड को 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज किस तरह से जो है वो चलती है, किस तरह से ये राइबोस 5 फॉस्फेट को अल्टीमेटली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखती है, इन स्टेप्स को मैं आप लोगों के सामने जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले मल्टीपल एंजाइम्स और जो आपके पास यहाँ पे इंटरमीडिएट्स के नेम्स हैं, प्लीज इनको पहले क्लियर कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पाथवे के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नॉर्मली ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के दौरान या ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट जो है वो इसे राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। बट इफ the ribose 5 phosphate is not being used for the production of DNA, RNA coenzymes, so ultimately ये ribose 5 phosphate it can be converted back to the glucose 6 phosphate by using these intermediates and the enzymes। और मल्टीपल आप यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हो वो ट्रांसकीटोलेसिस और ट्रांसएल्डोलेसिस की देख रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसकीटोलेसिस को आप लोगों ने इससे पहले केल्विन साइकिल में डिस्कस किया है, एल्डोलेसिस को भी डिस्कस किया है, बट ट्रांसएल्डोलेज इज द यूनिक एंजाइम जिसको आपने केल्विन साइकिल में डिस्कस नहीं किया था। तो पहले मैं इन एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ये किस किस्म का रिएक्शन कैटेलाइज कराते हैं, और इस रिएक्शन को मैं कंपेयर करूंगी विद द रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल ताकि आप लोग इसे कंफ्यूज ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पे ये चीज देखें कि केल्विन साइकिल के अंदर जो आपने ट्रांसकीटोलेज एंजाइम यूज किया था, दिस एंजाइम इज बीइंग यूज्ड बोथ इन द केल्विन साइकिल एंड इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। दोनों पाथवेज के अंदर ये सेम एंजाइम यूज होता है और एक ही तरह का रिएक्शन जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी उस रिएक्शन के थ्रू ये जो है वो वर्क करता है। यानी इसकी जो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं हो रही दोनों पाथवेज के अंदर, जबकि दूसरे एंजाइम में थोड़ा सा चेंज है, वो आप ऑब्जर्व करोगे। ट्रांसकीटोलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ट्रांसफरेज एंजाइम की कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड वी ऑल नो कि ट्रांसफरेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी डोनर मॉलिक्यूल से एक ग्रुप को पिक करते हैं और उसे एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पे शिफ्ट कर देते हैं। सो इस केस में आपके पास जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर होना है, दिस इज द 2 कार्बन फ्रेगमेंट, दिस कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफर होना है। इसका डोनर कौन है? कीटो शुगर, यानी आपके पास एक कीटो शुगर विल बी एक्ट एज द डोनर ऑफ अ कीटो ग्रुप और एल्डो शुगर विल बी एक्ट एज द एक्सेप्टर ऑफ द कीटो ग्रुप। एंड ट्रांसकीटोलेज इज एन एंजाइम जो कि कीटो शुगर से इस 2 कार्बन कीटो ग्रुप को उठा के एक एल्डो एक्सेप्टर शुगर पे उस ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। सो अल्टीमेटली जो शुगर प्रीवियसली कीटो शुगर थी वो यहाँ से इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट के रिलीज होने के बाद एल्डो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से ये जानते हैं कि जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्टीमेटली कार्बन अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी एंड दिस हाइड्रोजन विल बी रिलीज, बिकॉज जब ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी तो ये वाला जो आपके पास ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट कीटो ग्रुप जब यहाँ पे आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो कार्बन को पहले उस बॉन्ड के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, और वो स्पेस कहाँ से आएगी? द कार्बन विल ब्रेक वन ऑफ इट्स बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। एंड नाउ ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बना सकती है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे बनाएगी एंड द सेकंड बॉन्ड विल बी कंपनसेटेड बाय द सेम प्रोटॉन जो कि यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो वो प्रोटॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की वजह से आपके पास जो प्रीवियसली शुगर कीटो फॉर्म में प्रेजेंट थी वो एल्डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो शुगर एल्डो फॉर्म में प्रेजेंट थी वो कीटो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द ट्रांसफर ऑफ द 2 कार्बन फ्रेगमेंट कीटो फ्रेगमेंट फ्रॉम अ कीटो डोनर टू एल्डो एक्सेप्टर। सो आप अगर केल्विन साइकिल के रिएक्शंस को भी जब दोबारा से प्रिपेयर करेंगे फॉर योर फाइनल्स, यू विल ऑब्जर्व कि वहां पे भी ट्रांसकीटोलेज सेम इसी किस्म के रिएक्शन को कैटेलाइज करा रहे हैं। लेकिन केल्विन साइकिल के अंदर आपने एल्डोलेज एंजाइम को डिस्कस किया था, जबकि यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर यू आर गोइंग टू डिस्कस एन एंजाइम ट्रांसएल्डोलेज। एल्डोलेज और ट्रांसएल्डोलेज के रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपने इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस में भी डिस्कस किया है और स्टेज 3 ऑफ केल्विन साइकिल में भी डिस्कस किया है, और यहाँ पे हमने इसका जो मैकेनिज्म देखा था उसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक आपके पास जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन या कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज में इन्वॉल्व होता है। यानी अगर आप यहाँ से इस रिएक्शन को स्टार्ट करें
तो ये एक कीटो और एल्डो शुगर के दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है, या फिर ये आपके पास एक जो कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, यानी सिंपली ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज में इन्वॉल्व है। इसमें किसी किस्म का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें कंडेंसेशन हो रही है या ब्रेकेज हो रही है, ठीक है। जबकि आपके पास ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसमें ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि दो ग्रुप फ्यूज होके एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जो दो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्यूज होके एक ही कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि आपके पास ट्रांस एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जिसने इन दोनों के दरमियान ट्रांसफर रिएक्शन को कैटालाइज करा। तो ट्रांस एल्डोलेज एक यूनिक एंजाइम है जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर यूज हो रहा है, इससे पहले ये कैल्विन साइकिल में यूज नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की आप देख लें रिएक्शन केमिस्ट्री, और उसके बाद हम मूव करते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ। सो ट्रांस एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि 3 कार्बन फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम एन एल्डो फ्रॉम अ कीटो डोनर टू द एल्डो एक्सेप्टर, यानी यहाँ पे भी आपके पास जो ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम है इसने ट्रांसफर रिएक्शन को कैटालाइज कराना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रीवियसली ट्रांस कीटोलेज एंजाइम ने 2 कार्बन कीटो ग्रुप को ट्रांसफर करवाया था, लेकिन ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम जो है ये 3 कार्बन फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करवाता है। डोनर और रिसेप्टर इसके ट्रांस कीटोलेज जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनको ये डोनेट कर रहा है वो डिफरेंट है। सो सीटोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट व्हिच इज अ कीटोहेप्टुलोज जिसमें 7 कार्बन एटम है, दिस इज अ कीटो शुगर, वहां से 3 कार्बन फ्रेगमेंट को जिसमें कीटोन ग्रुप भी आता है, सो 3 कार्बन कीटो ग्रुप को ये पिक करेगा और इस 3 कार्बन कीटो ग्रुप को एक एल्डो एक्सेप्टर के ऊपर ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर के बाद उसी तरह से आपके पास जो प्रीवियसली शुगर जो है वो कीटो फॉर्म में प्रेजेंट थी वो एल्डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो शुगर एल्डो फॉर्म में प्रेजेंट थी वो कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो ट्रांस कीटोलेज से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इन दोनों एंजाइम्स के रिएक्शंस क्लियर है, क्योंकि इन्हें माइंड में रखते हुए आपने जो नेक्स्ट है आगे जो सेकंड फेज है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज उसे क्लियर करना है। जी बच्चों, ये दो रिएक्शंस क्लियर है? यस मैम। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या होगा, एक तरफ मैंने आप लोगों को इन दो एंजाइम्स के बारे में एक्सप्लेन किया, ट्रांस कीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज, ये किस किस्म का रिएक्शन कराते हैं, एक तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है, और दूसरी तरफ मैं आप लोगों से जो है वो कुछ इंटरमीडिएट्स को जो है वो चाह रही हूँ कि पहले आप लोग इनको देख लेंगे, ये नॉर्मली एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह होते हैं। यू कैन सी कि यहाँ आपके पास 3 5 कार्बन शुगर्स हैं, लेकिन ये तीनों 5 कार्बन शुगर्स एक दूसरे से कुछ हद तक डिफरेंट हैं। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उन डिफरेंसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए। दिस इज द राइबोज 5 फॉस्फेट व्हिच इज अ 5 कार्बन एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज मींस कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 5 कार्बन एटम है, एंड 5th कार्बन एटम पे देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप, सो दिस इज द राइबोज 5 फॉस्फेट। अगर इस शुगर के अंदर आप इस कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दो, यानी इसे कार्बन नंबर 1 से उठा के कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट कर दो, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज, तो ये शुगर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, जो कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है और राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। So they can be interconverted with the help of an enzyme isomerase. Isomerase enzyme ribulose 5-phosphate को ribose 5-phosphate में convert कर सकता है, and similarly ribose 5-phosphate को उठा के ribulose 5-phosphate के अंदर convert करने का potential रखता है। Sometime you will see the name of another 5 carbon pentose which is the xylulose 5-phosphate. So xylulose 5-phosphate is similar to ribulose 5-phosphate, लेकिन it is an epimer of ribulose 5-phosphate. Like अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, this is the ribulose and this is the xylulose, तो दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी मैं पहले यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि दोनों कीटोपेंटोसिस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के कार्बन एटम्स अगर काउंट करें तो दोनों में 5 कार्बन एटम्स हैं, दोनों के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर एक जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इट मींस दोनों जो है वो कीटोपेंटोसिस हैं। दोनों की 5th पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है व्हिच मींस बोथ आर डिफॉस्फोराइलेटेड। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं एट द थर्ड कार्बन एटम। ये कार्बन एटम जो थर्ड कार्बन एटम है इसके अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन चेंज है।
So, ऐसे दो मोनोसेक्राइड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस ना हो, किसी भी चीज का डिफरेंस ना हो, सिर्फ एक कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन ऑपोजिट हो, इन मोनोसेक्राइड्स को हम कहते हैं कि दीज आर दी एपिमर्स. सो यू कैन से कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट एंड जाइलोलोज 5 फॉस्फेट आर एपिमर ऑफ ईच अदर एट कार्बन नंबर 3. यानी कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये एक दूसरे के एपिमर के तौर पे एक्ट करते हैं. तो इन तीन पेंटोसिस को का आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी पेंटोज एल्डो पेंटोज है, कौन सी पेंटोज कीटो पेंटोज है, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट में किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंस है. ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आगे पाथवे के अंदर इनके नेम्स यूज होंगे, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि ये जाइलोलोज 5 फॉस्फेट क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट क्या है. तो यहाँ तक इंजाइम्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद, इंटरमीडिएट्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद, नाउ आई विल स्टार्ट द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. एंड आई होप कि अब आप लोग इन रिएक्शंस को जो है वो इजीली पिक करेंगे कि किस तरह से इनके दरमियान जो है वो रिएक्शन के बाद अल्टीमेटली जो है वो प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ राइबोज 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल व्हिच इज एन एल्डिहाइड. यहाँ पे भी आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एक एल्डो शुगर एक कीटो शुगर के साथ रिएक्शन करेगी by using the enzyme transaldolases or transketolysis. So first of all जो पहला रिएक्शन है वो एक एल्डोपेंटोज राइबोज 5 फॉस्फेट और एक कीटोपेंटोज जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के दरमियान होगा. और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज कराने वाला एंजाइम है दिस इज ट्रांसकीटोलेज एंजाइम. इट मींस कि ये जो आपका कीटोपेंटोज है इसमें से 2 कार्बन एटम्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे इस शुगर को, और अल्टीमेटली ये जो आपके पास शुगर है इसमें 3 कार्बन एटम्स बचेंगे और ये एल्डिहाइड शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. एंड दिस राइबोज 5 फॉस्फेट this will be converted into the 7 carbon keto sugar. So ऐसा ही आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रांसकीटोलेज के रिएक्शन के बाद जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा व्हिच इज अ 3 कार्बन एल्डोट्रायोज. और जो राइबोज 5 फॉस्फेट है ये सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी व्हिच इज अ 7 कार्बन कीटोहेप्टुलोज. इट मींस के 5 से 7 कार्बन और यहाँ से आपके पास 5 से 3 कार्बन एटम्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ अ 2 कार्बन ग्रुप फ्रॉम दिस डोनर टू दिस एक्सेप्टर. अगर इस रिएक्शन को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं तो यू कैन सी, यहाँ पे तो इस रिएक्शन को खैर हाईलाइट नहीं किया गया, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट से आपको बताती हूँ. सो आई होप कि यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जाइलोलोज 5 फॉस्फेट व्हिच इज अ कीटोन इट इज अ डोनर, or ribose 5 phosphate which is an aldehyde containing sugar it is an acceptor molecule. So finally transketolase ने इन दोनों के दरमियान जो है वो ट्रांसफर रिएक्शन को कैटालाइज करा के इन दो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कराना है glyceraldehyde 3 phosphate and aldotriose and pseudoheptulose 7 phosphate a ketoheptulose. नेक्स्ट आपके पास जो इधर एंजाइम है दिस इज ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम. ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम एक कीटो शुगर को डोनर के तौर पे यूज करता है और उससे 3 कार्बन एटम्स को पिक कर लेता है और उन 3 कार्बन एटम्स को ट्रांसफर कर देता है एक एल्डिहाइड एक्सेप्टर के ऊपर. सो अगर ये आपके पास कीटो शुगर है इट मींस कि इट विल डोनेट द 3 कार्बन एटम्स और ये 3 कार्बन एटम्स जो है वो इस एक्सेप्टर के पास आएंगे बाय द एंजाइम ट्रांसएल्डोलेज. सो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यू कैन सी यहाँ से ये आपके पास रिएक्शन है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दरमियान रिएक्शन जो यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है. इसको मैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रही हूँ. तो आप यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास फाइनली सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो कि एक कीटोहेप्टुलोज है अपने 3 कार्बन फ्रेगमेंट्स को डोनेट करेगी. 3 कार्बन फ्रेगमेंट्स एक्सेप्ट करेगा दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर. और रिमेनिंग आपके पास ये जो 7 कार्बन कंपाउंड है इसमें से जब ये 3 कार्बन कंपाउंड्स रिलीज होंगे तो आपके पास एक 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डो टेट्रोज जो है वो प्रोड्यूस होगी व्हिच इज एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. सो ये आपके पास प्रोडक्ट्स जो है ये नेक्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होगी. सो यही चीज आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाई गई है कि सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दरमियान जब ट्रांसएल्डोलेज ने रिएक्शन को कैटालाइज कराना है तो इस रिएक्शन की वजह से सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट अल्टीमेटली एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी
और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी और रिमेनिंग जो आपके पास यहाँ पे एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये फर्दर एक ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन के बाद जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी। यानी अब दोबारा से आपके पास यहाँ पे जो एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप है, एल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट है, इट मींस इसके दरमियान रिएक्शन आप तभी जो है वो फिजिबल होगा जब इस एल्डोट्राइओज के साथ आपके पास एक कीटो पेंटोज अवेलेबल हो। तो ये जो कीटो पेंटोज है यहाँ पे दिस विल बी द जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और अगेन एक ट्रांसकीटोलेज एंजाइम 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स को जाइलुलोज से शिफ्ट कर देगा एरिथ्रोज को। लाइक इस रिएक्शन को भी अगर मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूं पहले कि आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के दरमियान जब रिएक्शन होगा so this ketone keto sugar will transfer the 2 carbon group to the aldo acceptor और ये aldo acceptor finally fructose 6 phosphate के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और xylulose 5 phosphate 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स को डोनेट करने के बाद 3 कार्बन शुगर aldo sugar के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। so we will end up with the 1 fructose 6 phosphate and 1 glyceraldehyde 3 phosphate. Fructose 6 phosphate again glucose 6 phosphate के अंदर कन्वर्ट हो सकता है via single enzyme independent reaction isomerase और glyceraldehyde 3 phosphate by using the multiple enzymes of the glycolysis and gluconeogenesis. लाइक यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो पीएफ के 1 का रिएक्शन है चूंकि वो इरिवर्सिबल है तो वहां पे उसको बाईपास करने के लिए ग्लूकोजेनिक एंजाइम यूज होगा व्हिच इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। तो ये चूंकि साइटोसोल के अंदर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं तो वहां पे ग्लूकोजेनिक और इसी तरह से आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं वो इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली आपके पास जो 5 कार्बन शुगर्स थी, एक sugar in the form of ribose 5 phosphate and the 2 sugars in the form of xylulose 5 phosphate, one at this point and the one at this point. ये 3 5 कार्बन शुगर्स अल्टीमेटली 3 मॉलिक्यूल्स आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन। सो इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को कार्बन एटम्स के थ्रू जो है वो इस नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की जो रिप्रेजेंटेशन है ये दिखाई गई है। सो यहाँ तक आप लोगों का पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है ये एंड हो गया। इसमें एक चीज अब आपने माइंड में रखनी है इसकी रेगुलेशन के लिए, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इनिशिएट होती है, उसको माइंड में रखिएगा कि कब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है उसके एंजाइम एक्टिव होंगे। और दूसरी तरफ अगर आपके सेल्स के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लाइक बायोसिंथेटिक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो इतना ज्यादा सेल्स के अंदर नहीं है जिसकी वजह से NADPH इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा, उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर काफी ज्यादा। So this NADPH will allosterically inhibit the first enzyme of the pentose phosphate pathway. तो इस तरह से हम इस पाथवे को रेगुलेट भी कर लेते हैं, यानी जब आपके पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा क्वांटिटी में बने पड़े हुए हैं तो अगर दोबारा से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADPH को प्रोड्यूस करे तो ये एक तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का वेस्ट है, यानी एनर्जी आप लोगों के पास जो है एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल को वेस्ट हो रहे हैं। तो सेल NADPH को एलोस्टेरिकली यूज करते हुए फर्स्ट एंजाइम ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को इनहिबिट कर देंगे जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक अगर आपको सेल वॉल की बायोसिंथेसिस के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्ड है, ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, ATP प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, तो बाकी अवेलेबल जो रूट्स हैं उसमें जा सके जिस चीज की ऑलरेडी जो है वो अवेलेबिलिटी है उस तरफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो नहीं करेगा। अगर किसी वजह से आपके पास TPP, बिकॉज ये बात मैं अक्सर डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास नॉर्मली 3 ऐसे फ्यूल्स हैं जिन्हें हम लिंक करते हैं विद द एनर्जी प्रोडक्शन, लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कि ये बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऑल्दो हर एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट vitamins and minerals they are equally important for our body। यानी हम जब भी बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इन बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ इक्वल हम जो है एम्फेसिस देते हैं विटामिन्स के ऊपर और मिनरल्स के ऊपर। आल्दो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इनका एनर्जी प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बट स्टिल दे हैव वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द कोएंजाइम्स। लाइक अगर आप थायामीन की बात करते हैं, आप लिपोइड ग्रुप की बात करते हैं, आप NAD की बात करते हैं, तो यू कैन सी कि मल्टीपल ऐसे विटामिन्स हैं जिनको यूज करते हुए बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है इन कोएंजाइम्स
अगर किसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन कोएंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो दिस सिंड्रोम इज वन एग्जांपल which is the result of the thiamine deficiency. वो deficiency dietary deficiency भी हो सकती है, म्यूटेशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है जिसमें एंजाइम उस को फैक्टर को प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर रहा, या फिर जो है एब्जॉर्प्शन लेवल पे भी लाइक एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी जो है वो आपका थायरामिन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. तो इसके मल्टीपल जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं. इसको भी एक बार देख लीजिएगा बिकॉज इट इज अ पॉइंट जो कि इस चीज को एम्फसाइज कर रहा है कि विटामिन और मिनरल्स बॉडी के लिए क्यों जरूरी है. सो बच्चों यहाँ